हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, ये हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये रसायन शास्त्र होता क्या है। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में अंतर ये है कि रसायन शास्त्र इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये अंदर की बात है कि कोई भी पदार्थ जैसा दिख रहा है वो वैसा क्यों दिख रहा है, ये सब बातें हम रसायन शास्त्र के आधार पर करते हैं। और वो जैसा दिख रहा है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सब जानकारियां हमें मिलती हैं भौतिक शास्त्र में। तो एक ऋतिक रोशन की फिल्म का एक गाना था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं। तो ये जानकारी देती है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र। हम यहाँ पे बात करेंगे अणुओं की, परमाणुओं की, यौगिकों की, तत्वों की, ठोस अवस्था की। ठोस ठोस क्यों होता है ये रसायन शास्त्र बताएगा। द्रव द्रव क्यों होता है ये भी रसायन शास्त्र बताएगा। और गैस वो ऐसी क्यों है ये जानकारी भी हमें देता है रसायन शास्त्र। यदि कोई पदार्थ लाल रंग का दिख रहा है तो वो लाल रंग का इसलिए दिख रहा है कि उससे लाल रंग परावर्तित होके हमारे पास तक आ रहा है, बाकी दूसरे रंगों का वो अवशोषण कर रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, काम की बात है। यदि कोई पदार्थ हमें नीले रंग का दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो केवल नीला रंग परावर्तित कर रहा है, बाकी पूरे रंगों को वो अवशोषित कर रहा है। ये फिजिक्स है। फिजिक्स कहती है कि हमें नीला इसलिए दिखा क्योंकि वो नीले को परावर्तित कर रहा है और बाकी सबको अवशोषित कर रहा है। अब केमिस्ट्री बताती है कि ये सब दूसरे रंगों को क्यों अवशोषित कर रहा है, ऐसा क्या है उसके अंदर जिसके कारण वो दूसरे रंगों को अवशोषित कर पा रहा है। ये जानकारी हमें देती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम कुछ बात करेंगे, परंतु कुछ बेसिक्स बातें आपको सुनना जरूरी है। मतलब यहाँ पे जो हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम परमाणु की। तो केमिस्ट्री में बात परमाणु की होती है। डाल्टन ने ये कहा है, डाल्टन आज ही पढ़ेंगे हम। डाल्टन ने ये कहा है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अदृश्य भाग परमाणु होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं, और अणु आपस में मिलते हैं तो पदार्थ बनते हैं। तो बच्चों, हम सबसे बड़ी बात जो केमिस्ट्री में करेंगे वो परमाणु की बात करेंगे, क्योंकि हर रासायनिक अभिक्रिया, हर केमिकल प्रोसेस केवल परमाणुओं के दम पे होती है। मतलब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, वो क्रिया कैसे करते हैं, वो एक दूसरे से मिलके पदार्थ कैसे बना रहे हैं, वो सब परमाणु करते हैं। परमाणु क्यों करते हैं ये बात भी हमें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। परमाणु में मुख्यतः 3 कणों की बात होती है। पहला कण होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण होता है प्रोटॉन, और तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। बच्चों, ये 3 मुख्य कण होते हैं परमाणु में। 3। वैसे तो परमाणु में जो कुल कणों की संख्या है ना, कुल कणों की संख्या
वो है कुल कणों की संख्या है 37। 37 कण होते हैं परमाणु के अंदर, परंतु हम उनमें से 3 कणों से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए हम इनकी ही बात करेंगे। और सही बात तो यह है बच्चों कि हमारी पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा तो धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा तो ऋणायन बन जाएगा। तो ये पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। समझें, सुने हमारी बात कि मूल कण का मतलब क्या है। कोई भी चीज किसी से मिलके बनी होती। आपकी किताब है पन्नों से मिलके बनी होती, पेजों से मिलके बनी होती है। वो पेज कागज से बने होते हैं, कागज पेड़ों से बना होता है। तो हर चीज कुछ ना कुछ चीज से बनी होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनका जो पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो किसी से मिलके नहीं बने होते, वो मूल कण है। इलेक्ट्रॉन नाम का पदार्थ से बने वाले कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे और एलिमेंट्री पदार्थ से नहीं बने होते, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी दूसरे पदार्थ से बने होते हैं। पता है ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने होते हैं, उन्हें क्वार्क कहते हैं। ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये अपन केवल डिस्कशन कर रहे हैं। हमें शुरू करनी है केमिस्ट्री, बड़ी केमिस्ट्री है आपकी। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी बैठे हैं, एक बात हम बहुत अच्छे से बता दें कि जो केमिस्ट्री है 11th क्लास की वो एमएससी तक के लिए केमिस्ट्री। यदि आप 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको 12 की केमिस्ट्री में जरा सी भी दिक्कत नहीं जाएगी। और सही बात बताएं, पढ़ने की मतलब किसी से समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर ले तो। पूरा बेसिक्स है 11th का, पूरा बैकबोन है। जैसे बॉडी में होती है ना रीढ़ की हड्डी, वैसी 11th की केमिस्ट्री है। तो इसे बहुत ध्यान से और ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरा 12 यही तैयार कर लेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल करेंगे। 12 के बहुत से क्वेश्चन का आंसर अपन 11th की दम पे देने वाले हैं। हम बीच बीच में ये बात बताएंगे। तो सुनिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी और छोटे कणों से मिलके बने होते हैं और उन छोटे कणों को क्वार्क कहते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होता, वो किसी से मिलके नहीं बना होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मूल कण कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है, जो परमाणु के अंदर होता है। और बच्चों इमेज करो कि परमाणु इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है। तो परमाणु के अंदर और छोटा कण, और छोटा कण, वो कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कितना छोटा होता होगा ये चीज देखना है। परंतु एक बात और बता दें, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन है ना वो उदासीन होता है। अभी हम पढ़ेंगे छोटी छोटी बातें। हमें सबके एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, परमाणु मॉडल पढ़ना है। तो हमें एक बात तो यहाँ पे थोड़ी सी तो बता दें कि परमाणु होता है ऐसे विभिन्न, ये होते हैं वृत्तीय मार्ग जिन्हें हम बोलते हैं कक्षाएं। और यहाँ अंदर एक ठोस भाग होता है जो अपन समझेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग संख्याओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रीय भाग में रहते हैं। इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है, जो हम 11th में ही समझेंगे। रदरफोर्ड ने इसे पहली बार डिस्कवर किया था, तो हमें ये पढ़ना है। परंतु अब हमें केमिस्ट्री की बातें कुछ समझ में आई। अब हम जरा यहां देखें। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है नंबर फर्स्ट तो नहीं डालें इसे, हम यहाँ पे बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियमों की। रासायनिक संयोग के नियम हमें इस आज की क्लास में बात करना है रासायनिक संयोग के नियम की। पहला नियम जो होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत। तो हम पहला नियम पढ़ रहे हैं। इसमें जो प्रथम नियम है जो हमें पढ़ना है वो है, हम सबके नाम लिख के अभी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम प्रथम नियम पढ़ रहे हैं। और प्रथम नियम को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत ये बात कर रहे हैं। और इसे तुम्हारी बुक में जो लिखा है वो लिखा है पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत। अनस्वरता का सिद्धांत। देखिए बच्चों, पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले पदार्थ की बात तो सुन लो यार। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात यहाँ पे एक ब्रैकेट में करते हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ क्या होता है सबसे पहले ये करें। मतलब पदार्थ पहला काम ये है स्थान घेरता है। दूसरा नंबर है उसका द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान होता है। तो मतलब वो चीज जो स्थान घेरे, मतलब जिसके पास आयतन हो, जिसके पास आयतन हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो, वो होता है पदार्थ। तो पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत मतलब पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। हम ये ला पढ़ने के लिए पहले नियम के लिए यदि हम बात करते हैं तो परिभाषा की बात करते हैं। हम 3-4 तरीके से बात करेंगे और समझना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि भारती भवन अकेली ऐसी बुक नहीं है जो केमिस्ट्री की जानकारी देती है। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी बुक है, परंतु भारती भवन से आपके बिहार में क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, परंतु कुछ थोड़ा सा और भी देखेंगे। परिभाषा तो द्रव्यमान यानी पदार्थ मतलब द्रव्यमान, जिसके पास द्रव्यमान है वो ही पदार्थ है। तो द्रव्यमान ही पदार्थ हुआ, सीधी बात। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है, ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न, और ना ही उत्पन्न। मतलब जो पदार्थ होता है वो ना ही तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये नष्ट और उत्पन्न नहीं हो जाता होता है। इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है ये वाली बात और हम यहाँ पे लिख दें कि रासायनिक क्रिया होती क्या है। रासायनिक क्रिया
यहाँ पे क्रिया कारक जो रहते हैं, क्रिया कारक वो बदलते हैं क्रियाफल में। तो रासायनिक क्रिया जो होती है उसमें जो भाग लेते हैं उन्हें क्रिया कारक कहते हैं, और जो बनता है उन्हें क्रियाफल कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें, H2 प्लस Cl2 और इसने बना दिया 2HCl। यहाँ पे क्रिया कारक कौन हो गए? यहाँ पे क्रिया कारक हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन। बनाया क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्रिया कारक क्रियाफल बनाते हैं। तो वास्तव में रासायनिक क्रिया में होता क्या है, हमें लगता है आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और वो जानकारी आप भूलना मत। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो रासायनिक क्रिया में बंध वियोजन, अभी बंध का मतलब भी समझेंगे, बंध वियोजन तथा बंध निर्माण होता है। बंध वियोजन तथा बंध निर्माण होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। बंध को इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। बंध को इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। बंध का मतलब आकर्षण बल। विभिन्न परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम बंध कहते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में बंध वियोजन मतलब बंध टूटते हैं, बंध निर्माण यानी बंध बनते हैं। तो रासायनिक क्रिया में देखो ना, H2, H का H के साथ बंध था, टूट गया। Cl का Cl के साथ बंध था, टूट गया, और एक नया बंध बन गया H और Cl के मध्य। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये क्यों होता है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए होता है कि पूरी प्रकृति और हम तो प्राकृतिक हैं ही ना, हम हमेशा उस दिशा में चलते हैं जहां से हमें स्थायित्व प्राप्त होता है। मतलब हम उस दिशा में चलते हैं जहां हमें स्थायित्व मिलता है। बताइए, प्रशांत सर के बच्चे सुबह सुबह सो सकते थे घर पे, क्लास में आने की क्या जरूरत थी? दूसरे लोग भी तो घर पे आराम कर रहे हैं, आप लोग क्लास में क्यों आए? बता सकते पढ़ाई हो? जरूरी है इसलिए। पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई से क्या होगा बच्चे? पढ़ाई करके क्या होगा, जल्दी बता दे हमें। पढ़ाई करके क्या मिलेगा? हम बताते हैं तुम्हें पढ़ाई करके क्या मिलेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई के लिए आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो तो ऊर्जा खर्च हो रही है। ऊर्जा खर्च हो रही है तो पता है आपकी ऊर्जा में स्थायित्व आ रहा है। कोई भी पदार्थ तब स्थायी होता है जब वो न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होता है, और न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आने के लिए उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं इसलिए होती हैं कि उन्हें स्थायित्व चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं इसलिए होती हैं कि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, और स्थायित्व का मतलब है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था। याद रखना बच्चों, स्थायित्व का मतलब है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था। आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक अच्छा कैरियर बन जाए,
आप मेहनत कर रहे हैं, आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं, आप जल्दी उठ के भागते हुए क्लास में आ रहे हैं, यहाँ बैठ के समझ रहे हैं, टीचर समझा रहा है वो समझ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है तो टीचर डांट भी रहा है तो वो भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम इसलिए सब काम कर रहे हैं, हम ऊर्जा इसलिए लगा रहे हैं कि भविष्य में हम न्यूनतम ऊर्जा से काम कर सकें, हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें हम बहुत आरामदायक जिंदगी जी सके, हमारे घरों में सब सुख सुविधाएं हो। मतलब हम केवल पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में हमें सुख सुविधाएं हो और हम न्यूनतम ऊर्जा खर्च करके अधिकतम सुविधाओं के साथ जीवन जी सकें। अब वो कहते हैं कि वो तो मेहनती है, तो मेहनती है तो मजदूरी करो। फिर मजदूरी करने के लिए कोई क्यों नहीं पड़ता? मेहनती है तो पत्थर ढो सकते हैं। नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं जीना चाहते, हम न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में जीना चाहते हैं। बच्चों, तुम यहाँ पे तुम्हारे टेबल से एक किताब नीचे गिर जाए, वो उस स्थिति में रुकेगी जहां पे वो सबसे ज्यादा स्थायी है। ये पेन ऐसा रुक सकता है क्या? इसे पता है कि वो टेढ़ा है, परंतु छोड़ेंगे तो ऐसा रुकेगा। ये न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है। तो प्रकृति, हम भी प्राकृतिक हैं, हम सब लोग केवल इसलिए क्रियाएं करते हैं ताकि हमें न्यूनतम ऊर्जा अवस्था की तरफ जा पाए, और न्यूनतम ऊर्जा अवस्था का मतलब स्थायित्व होता है। तो एक और बात हमें यहाँ पे बतानी थी, या जगह नहीं है तो हम स्थायित्व का मतलब ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, ये छोटी छोटी सी समझना। स्थायित्व का मतलब होता है न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, ये स्थायित्व का मतलब होता है। तो इन्होंने क्या बोला, अब अपन आ जाए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। केमिस्ट्री के शुरू के जो चैप्टर हैं वो सबसे वीआईपी चैप्टर होते हैं, हालांकि ये सिंपल सी चीज है। तो इन्होंने बोला पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, ठीक है। द सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान सदैव क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, न क्या बोला, क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान क्रियाफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जब कोई चीज जलती है तो ये रासायनिक क्रिया है। आपने देखा है, इतनी बड़ी लकड़ी जलाते हो इतनी सी राख बनती है, तो क्या लकड़ी का द्रव्यमान और राख का द्रव्यमान बराबर है? बताइए। नहीं। तो फिर तो ये नियम गलत हो गया ना। फिर तो ये नियम गलत हो गया। ये नियम तो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफलों के द्रव्यमान हमेशा बराबर होते हैं, और जब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि लकड़ी हम जला रहे हैं तो इतनी बड़ी लकड़ी जल के जरा सी राख बन रही है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। ऊर्जा परिवर्तित हो गया। तो ऊर्जा के पास द्रव्यमान होता है क्या? होता है।
द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है और जो आपको समझनी भी चाहिए कि क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ है, इसका होता है दहन, तो यहां बचती है अल्प मात्रा में राख और प्लस हो जाती है ऊर्जा। तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर नहीं होते, तो बचा हुआ द्रव्यमान कहां चला गया? वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यहां पे हम बात करेंगे, ये जो पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत दिया है ना, ये किसने समझाया है? ये है लैंडोल्ट, एक साइंटिस्ट का नाम है लैंडोल्ट, उनने ये समझाया है। लैंडोल्ट का नियम भी कहते हैं इसे, कभी गलती से पूछ लें तो समझ जाना कि लैंडोल्ट का नियम मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो अल्बर्ट आइंस्टीन समझना है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध स्थापित किया, जिन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध स्थापित किया, यहीं पे लिख देते हैं E बराबर mc²। इन्होंने बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होता है। ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता बच्चे, जो तुमने बोला था वो बात सही बोली थी, ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है, परंतु ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो हमें द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में का संशोधित रूप, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम का संशोधित रूप, करेक्शन, द्रव्यमान संरक्षण नियम का संशोधित रूप, करेक्शन। यहां पे जो संशोधित रूप है वो किसने दिया? वो संशोधित रूप दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो वो जो लकड़ी वाली प्रॉब्लम आ रही थी ना हमें, कि लकड़ी जला रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ी सी नहीं बहुत ऊर्जा बन रही है, थोड़ी सी राख बच रही है, तो जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान बचा हुआ काय में बदल गया? ऊर्जा में। तो यहां पे इन्होंने बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि द्रव्यमान प्लस ऊर्जा सदैव नियत रहते हैं। द्रव्यमान प्लस ऊर्जा सदैव नियत रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अकेले द्रव्यमान की बात नहीं है, द्रव्यमान और ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो इसी को हम थोड़े से अच्छी लैंग्वेज में लिख दें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में क्रिया के दौरान द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का मान, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। ये है आज की डेट का सही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ठीक है, अभी ऊर्जा कहीं पे नहीं बन रही है, कहीं नहीं आ रही है, तो हम एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा इसका, और आपके भारतीय भवन में एक बकवास सा उदाहरण दिया है, वो भी कर सकते हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सवाल है ये, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ NaCl, सोडियम क्लोराइड, कुछ NaCl 4.9 ग्राम H2SO4 से क्रिया करके 6 ग्राम NaHSO4 तथा 1.825 ग्राम HCl बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उपयोग करके NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए, NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। पहले रासायनिक क्रिया लिखना पड़ेगा। NaCl किससे रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 से। तो NaCl प्लस H2SO4 बना क्या रहा है? बना रहा है NaHSO4 प्लस HCl। दिया है उन्होंने ये सब। किसी रासायनिक क्रिया में कुछ NaCl इतने H2SO4 से क्रिया करके 6 ग्राम NaHSO4 तथा 1.825 ग्राम HCl बनाता है। तो NaCl जो है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि X ग्राम है। H2SO4 हमें दिया गया है 4.9 ग्राम, थोड़ा सा और ठीक लिख दें, 4.9 ग्राम। NaHSO4 हमें दिया है 6 ग्राम और ये दिया हुआ है 1.825 ग्राम। हमें मालूम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? क्रियाकारकों का द्रव्यमान बराबर क्रियाफलों का द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या होता है? क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर क्रियाफलों का कुल द्रव्यमान, ये होता है। चलो, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है? X NaCl है, 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो ये हो जाएगा X प्लस 4.9 और क्रियाफलों का द्रव्यमान कितना है? 6 प्लस 1.825, 6 प्लस 1.825
9.25। इसे हम और सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1.825 माइनस 4.9। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें बचता है लगभग 2.925 ग्राम। देख लेना, 2.925 ग्राम। ये है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और हमने उसे बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं एक और नियम की, और वो दूसरा नियम है सेकेंड। रासायनिक संयोग में दूसरा नियम है वो स्थिर अनुपात का नियम होता है। स्थिर अनुपात का नियम। एक बात बताओ कि हम अपने कपड़े चेंज कर ले तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं? नो सर। कभी नहीं होते। कोई भी पदार्थ किसी भी तरीके से बनाया जाए, वो पदार्थ अलग होगा क्या? कि मान लो हम रोटी बना रहे हैं, रोटी हम गैस पे बनाएं तो अलग रोटी होंगी, रोटी हम चूल्हे पे बनाएं तो अलग हो जाएंगी, रोटी हम सिगड़ी पे बनाएं तो अलग हो जाएंगी, रहेंगी तो रोटी ना। अब ये मत कहना कि सर टेस्ट में अंतर हो जाएगा। टेस्ट में अंतर जरूर हो जाएगा, परंतु रोटी का एटीट्यूड वो ही रहेगा। खाने से हमें पेट भरेगा, एनर्जी मिलेगी, कैलोरीज मिलेंगी, परिवर्तित नहीं हो सकते। तो स्थिर अनुपात का नियम ये ही कहता है, कोई भी पदार्थ किसी भी विधि से बनाया गया हो, कोई पदार्थ किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो भारानुसार एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। तो ये ही है, सरल सा नियम है। कोई पदार्थ किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, विधि से प्राप्त किया गया हो, उसके अवयवी तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। देखो बच्चों, पानी का सूत्र होता है H2O। नल का पानी क्या होगा? नल का पानी भी H2O ही होगा। नदी का पानी क्या होगा बताओ? क्या अलग हो जाएगा? ये भी तो H2O ही रहेगा। नदी से पानी लाएंगे तो पानी तो H2O ही रहेगा, है ना? कुएं का पानी भी H2O ही रहेगा। अब जरा एक बात यहाँ पे हमें समझना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कुछ बातें हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार, अभी परमाणु भार हमने पढ़ा नहीं है ना, बराबर 1। दूसरा हम और बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर होता है 16। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही बात होती है बच्चों। चलो यार बच्चों, हमें द्रव्यमान और भार में एक अंतर बता दो जल्दी से। ये द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, जबकि भार बदलता रहता है, भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। वेरी गुड, ये तुमने अच्छे से याद किया। अपन तो हम अंतर पूछ रहे हैं एक और समझाओ हमें। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान समझ में नहीं आया।
परमाणु द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान। हाँ, और परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार दोनों से मतलब एक ही बात होता है। तो द्रव्यमान और भार एक ही बात हो गई क्या? द्रव्यमान और भार एक ही बात हो गई? चलो कोई बात नहीं, अपन समझते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, और भार का मतलब होता है बल। और कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हमें जितने बल से अपनी तरफ खींचती है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही चीज क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु पे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर लगाती है, इसलिए भार और द्रव्यमान में अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि भार का एक फार्मूला भी है, भार का फार्मूला होता है mg, द्रव्यमान गुणा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी परमाणु इतना छोटा होता है कि उस पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पाती, इसलिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही होता है। तो हम यहां लिख रहे हैं ये बात, परमाणु भार बराबर परमाणु द्रव्यमान। अब यहीं पे आगे लिख रहे हैं, क्योंकि परमाणु के बहुत छोटे होने के कारण, बहुत छोटे होने के कारण उस पर पृथ्वी का गुरुत्व, अच्छा इंग्लिश में लिखने लगे हम, पृथ्वी का गुरुत्व जी लिख दें, कार्य नहीं करता। मतलब करता तो है, परंतु इतना नहीं करता कि हमें पता लगे कि कुछ लग रहा है उसके ऊपर। तो बच्चों एक सिंपल सी बात यह है कि परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक केवल इसलिए होते हैं कि परमाणु बहुत छोटा होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तो हमने पढ़ा ही है ना, द्रव्यमान नष्ट और उत्पन्न नहीं होता, अभी तो पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये एक सिंपल सी बात थी। स्थिर अनुपात का नियम मतलब कोई भी पदार्थ किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं तो होते हैं, बस ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों ये हमारा आज परिचय प्राप्त हुआ है केमिस्ट्री से, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बहुत इंपॉर्टेंट डाल्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास इतनी ही होगी।